नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7। मैं करिश्मा सोनी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। जी हाँ, कोविड-19 के बारे में। क्या इसकी चौथी लहर भारत में आएगी? क्या होगा अगर इसकी चौथी लहर पूरे भारत को अपने चपेटे में ले लेगी? आज हमारे साथ इस एपिसोड में मुख्य अतिथि के रूप में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर गोपा शर्मा, जो कि एक PhD इन न्यूट्रिशन डाइट है, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक योगा कंसल्टेंट है और सोशल एक्टिविस्ट भी है। हम मैम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद करिश्मा जी। मैम, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में जी। तो उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि डॉक्टर जो है, सब कहते हैं भगवान का रूप होते हैं। हमारे लिए किसी की मौत से उनको बचा कर लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो एज अ डॉक्टर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक वर्क में और आपने आगे क्या क्या किया, प्लीज़ हमारे। मैं डॉक्टर गोपा शर्मा एज अ डाइटिशियन, मेरा डॉक्टरेट PhD फूड एंड न्यूट्रिशन में है और मैं बेसिकली एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। उसमें मुझे कोरोना वॉरियर्स की जिम्मेदारी मिली थी, जो 2020 में काफ़ी तेज़ लहर के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में भी आया था। उसी दौरान मुझे कोरोना वॉरियर्स की ड्यूटी मिली और मैंने देखा कि कैसे लोगों को रख रखाव करना है, कैसे उनको कोरोना से बचना है, उनके लिए उनको सलाह देना और एक एक घर घर जाकर कोरोना के लिए जागृत, कोरोना की बीमारी की रोकथाम के इलाज बताना और उन्हें रख रखाव के बारे में समझाना। मैम, जैसा कि हम जानते हैं 2020 में जब कोरोना भारत में एंटर हुआ था, तब भारत की हालत कितनी नाजुक हो गई थी। हम सब ने अपने खोए हैं, किसी ने बुजुर्ग, किसी ने बच्चे, किसी ने जवानों को खोया है। तो हम जानते हैं कि कोरोना का क्या इफेक्ट हुआ है हमारे भारत में, तो उस पर आपका क्या कहना है पिछले 2 साल के बेस पे? मैं जहाँ तक बताऊंगी, ऐसा कोई घर नहीं बचा है जिसने कोरोना से प्रभावित नहीं हुआ। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर में कुछ हताहत ना हुई। परिवार से संबंधित यानी हर घर के किसी न किसी परिवार, अपने बुआ, चाची, दादी, नानी, किसी भी एक परिवार में कोई ना कोई ऐसे हताहत हुआ है जो कोरोना से ग्रसित रहे और उनके घर में कोरोना के कारण दुर्घटनाएं हुई हैं। उस परिवार से एक परिवार मेरा भी रहा है जिसमें मैंने अपने स्वयं की बड़ी माँ और 2 भाइयों को खोया है। तो बहुत ही बुरी स्थिति थी पिछले 2 साल। भगवान करे ये चौथी लहर है जो तीसरी लहर के जैसे आए, सामान्य बनकर निकल जाए और हमारे देश में किसी प्रकार का हताहत ना हो। मैम, हम जानते हैं कि आप एक कोविड वॉरियर हैं। कोविड वॉरियर इतना महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है कोरोना वायरस की लड़ाई में हमारे लिए। जी। तो एज अ कोविड वॉरियर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि उस समय की जो दिनचर्या ही होती है वो अलग होती है। आपको इतनी गर्मी में वो PPE किट पहनना पड़ता है, इतने लोगों के भीड़ के बीच जाना पड़ता है, तो उस पर आपका क्या कहना है? इतनी ऐसे लहर इतनी तेज़ थी कि उसमें हमने अपने व्यक्तिगत बारे में नहीं सोचा। अपने देश हित के लिए काम करना है और निरंतर हमें इसकी खोज करना है कि किसी घर में किसी प्रकार के कोई कोविड तो मरीज़ नहीं है, ताकि किसी घर में अगर छुपा के रखते हैं उससे समाज में प्रसारित होगा और बीमारियां ज़्यादा फैलेगी। तो इसके लिए हमें कोविड PPE किट पहन के जाना पड़ता था और काफ़ी गर्मी रहता था, फिर भी हम किट पहन के एक एक घर जाके सर्वे किए और जहाँ तक अगर हमें जहाँ पता चला जो सिम्टम्स है, वो सिम्टम्स के लोगों को वहाँ तक मरीज और कोरोना के जो गाइडलाइन का पालन करते हुए हॉस्पिटल तक पहुँचाया। मैम, आपके हिसाब से जो कोरोना की चौथी लहर है, क्या वो फिर से भारत में आएगी और आएगी तो कब तक आ सकती है और किन किन हिस्सों को अपने चपेटे में लेगी? अभी तो रिसेंट सुनने में आया है दिल्ली में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्कूलों में बच्चों को कोविड की चौथी लहर की कुछ सिम्टम्स दिखाई दिए हैं। रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी मास्क का रोक लगा दिया गया था, उसे भी अनिवार्य कर दिया गया है। और अभी रिसेंट अभी एक राज्य में पता चला है कि कोई बिना, इसमें उत्तराखंड में, कि बिना मास्क के पाए गए तो उन्हें 500 रुपये दंडित किया जाएगा। इसलिए हमें इसी तरह अपने हर राज्य में घोषित कर देना चाहिए। कोरोना को पिछले 2 सालों की जो हताहत हुई उसको देखते हुए हमें कोरोना के इलाज, रख रखाव और उसके बचाव को ध्यान में रखते हुए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मैम, हमारे चैनल को कोरोना वायरस के प्रिकॉशंस यानी बचाव के बारे में बताइए कि अगर भारत में फिर से एक बार कोरोना का
लहर आता है तो हम कैसे बचे उससे, आप एक बार हमें बताइए। और क्या किन किन चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए अगर किसी को कोरोना हो जाता है या उससे बचना हो तो आप। जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, धन्यवाद करिश्मा जी। मैं पोषण विशेषज्ञ होने के नाते ये बताना चाहूँगी कि कोरोना में संतुलित बैलेंस डाइट को ध्यान में रखते हुए हमें अपने भोजन का चुनाव करना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए, उसे संतुलित आहार कहते हैं। जैसे विटामिन्स है, मिनरल्स है, खनिज लवण है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन और मिनरल्स की बहुत अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा साइट्रस फूड खाना चाहिए, जैसे विटामिन सी युक्त भोजन लेना चाहिए। और मिनिमम पानी 6 पोषक तत्वों में पानी का एक विशेष स्थान है जल का। जल 5 से 7 लीटर तक मिनिमम मात्रा में 7 लीटर पीना चाहिए। वैसे तो बोला जाता है 12 लीटर पीना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर का 70% हिस्सा पानी जल से बना हुआ है। तो जल की कमी नहीं होनी चाहिए और स्वच्छ जल का, और ज़्यादातर लेमन वाटर, साइट्रस फूड और ये जूस लेना चाहिए। अगर जूस नहीं ले रहे हैं, अपने बैलेंस डाइट में सुबह से लेके शाम तक की दिनचर्या में पानी की मात्रा 12 लीटर तक होनी चाहिए। और मैम हमारे चैनल को बताइए कि अलग या अन्य बीमारियां जो है जो कोरोना के साथ हमें हो जाती है, जैसे कई लोगों को किडनी स्टोन होता है या किडनी की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो कोरोना वायरस उन लोगों के लिए ज़्यादा घातक होता है। तो जो अन्य बीमारी है उससे कैसे बचा जाए और उसमें हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या लें? शुगर वालों को भी हार्ट, किडनी, शुगर के ही ये सिम्टम्स हैं। ज़्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट है उनको कोरोना से ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के हार्ट, किडनी, लीवर सभी को प्रभावित करता है, आइज़, आँख को भी। तो अपने बैलेंस डाइट यानी शुगर की मात्रा कम से कम लें। नमक की मात्रा, कोरोना के मरीज हो या ना हो, ये शक्कर और नमक इनको कम मात्रा में ही यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो पेशेंट हैं जिसको ऑलरेडी बीपी है, शुगर है, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, स्टोन की बीमारी, उन लोग को अपनी दवाई समय पे, अपने आहार विहार और अपनी दिनचर्या का ध्यान रखते हुए योग को भी महत्व देना चाहिए। प्रतिदिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग का भी ध्यान रखना चाहिए, योग करना चाहिए। जी, और मैम मैं एक हट के सवाल पूछना चाहती हूँ कि सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में जो हम देखते हैं दवाइयों का जो दाम होता है वो एक जगह तो आसमान छूता है और दूसरी जगह बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग भी ले सकते हैं। तो क्या अगर सरकारी दवाइयाँ जो है उनका दाम कम है तो क्या उनकी क्वालिटी में कोई फ़र्क आता है? क्या वो उतना ही प्रभाव करती हैं कि जो महंगी दवाइयाँ वो करती है आपकी? बिल्कुल, दवाई की तो सेम प्रभाव करती है। लोगों की सोच अलग होती, सोचते हैं अगर हम महंगे ले रहे हैं तो हमारा स्तर अच्छा है, रहन सहन। ये गलत है। मैं आपको बता दूं, जेनरिक दवा यूज़ करना चाहिए, जेनरिक दवा लेना चाहिए। हमारे यहाँ हर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर धन्वंतरी, हमारे गवर्नमेंट ने भी एक मेडिसिन के लिए जिसमें 70% तक मेडिसिन में छूट रहती है। तो मैं तो आपको सलाह दूँगी कि ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस जागृत करना है कि कोई महंगी दवाई है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा शरीर के लिए, सस्ती है तो उससे इलाज नहीं होगा। नहीं, दवाई में कोई भी उनके फार्मूला में, उनके उसमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं रहता है। सेम दवाइयाँ रहती हैं, चाहे वो महंगी। वो जो प्राइवेट वाले होते हैं उसको दाम बढ़ा के या जो MRP रेट रहता है उसमें देते हैं, मगर जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है वो सेम दवा रहती है, सेम इफ़ेक्ट होता है और उसे खुशी खुशी खरीदना चाहिए, सेवन करना चाहिए। मैम जैसा कि हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में जो लोग हैं वो 100 साल तक जीते थे या उससे ज़्यादा भी जीते थे, लेकिन आज के दौर में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो कहीं ना कहीं निचले स्तर पर आ गया है। जी। क्या ये एक कारण है कि लोगों के खान पान के सेवन में कुछ बदलाव है उसके कारण, क्योंकि अभी जंक फूड जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, या फिर ये वातावरण का इफेक्ट? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जंक फूड, जो फास्ट फूड होते हैं ना, उसका सेवन घर घर में बढ़ गया है और ये शहर तक ही सीमित नहीं है, गांव-गांव में भी जंक फूड और फास्ट फूड काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जितने ये आजकल अपना माध्यम बना है या उसको पॉजिटिव में ले तो पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, मगर मैं बोलूँगी फास्ट फूड का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ना करें, उसको अवॉइड करें। घर में नेचुरल फूड, ताज़े फूड,
ताज़ा भोजन का ही सेवन करें। फ्रीज में रखे हुए पुराने बासी भोजन को बिल्कुल ही ना खाएं। भोजन उतनी मात्रा में ही बनाएं जितना सदुपयोग हो सके और घर में उपयोग कर सके। तो आजकल रेशियो जो डेथ रेट है इसी के कारण है कि अचानक यंग बच्चों को यानी अटैक की वो देखा जा रहा है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि 20-22 साल के बच्चे को अटैक आएगा। ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं जो ये फास्ट फूड उसका मुख्य कारण है कि हम जंक फूड और फास्ट फूड ले रहे हैं। वो हमें पूर्णतः वर्जित होना चाहिए, पूर्णतः घर में ही आना निषेध होना चाहिए। इसके लिए मैं सभी को कहना चाहूँगी कि आप लोग भी ध्यान दीजिए और मैं देश की जनता को भी बताना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध, स्वस्थ और साफ बने ताज़े भोजन का उपयोग करें। और मैम आप पे एक योगा कंसल्टेंट भी है, तो उसके बिहाफ में भी आप अगर कुछ कहना चाहें। जी, मैं अपने स्कूल में विगत 17 साल से, जब से योग यहाँ उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था, तब से मैं योग को महत्व दे रही हूँ और अनुशासन को, ताकि बच्चे अच्छे से, जो हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं, न्यू होते हैं, छोटे बच्चे ही होते हैं, तो उनको योग को मैं महत्व देती हूँ। सूर्य नमस्कार, हर बच्चे को प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। एक ऐसा सूर्य नमस्कार है जिसमें सारे आसन समाहित हो जाते हैं। चाहे आप कोई सा योग करें ना करें, यानी आसन ना करें, मगर सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो आपकी सारी बीमारियों को दूर करने की शक्ति सूर्य नमस्कार में है। और प्राणायाम में तो अनुलोम विलोम है। प्रतिदिन बच्चों को और अनुलोम विलोम और भ्रामरी से उनकी बुद्धि तेज होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो मैं अपने स्कूल में बच्चों को भ्रामरी और अनुलोम विलोम तो प्रतिदिन कराती हूँ और योगा को बढ़ावा देने के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रही हूँ। धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई है हमें कोविड-19 से जुड़ी, कि कैसे हमें किस खान पान का उपयोग करना चाहिए, कितना न्यूट्रिशन डाइट लेना चाहिए। लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। जी हाँ, चीन में XE वेरिएंट है, वो फैल चुका है। ओमिक्रॉन से 10% ज़्यादा संक्रमित होता है। क्या होगा अगर चौथी लहर यहाँ आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी न्यूज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मैं करिश्मा सोनी, धन्यवाद।